वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? व्हाइट बोर्ड क्लियर है? मेरी चैट पे बता देना कि मैं कंटिन्यू करूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक हो गया। अच्छा जी, आज ये मेरा इकोनोमेट्रिक्स का लास्ट लेक्चर होगा। और इकोनोमेट्रिक्स जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ाने थे आपको वो एंड हो जाएंगे। फिर इसके बाद मैं आपको स्केड्यूल शेयर कर दूंगा टेस्ट का, ग्रैंड टेस्ट का। और जो इसके टेस्ट रहते हैं इकोनोमेट्रिक्स के, और जो मैं हर चैप्टर के एंड पर लेता था, वो 4 या 5 चैप्टर्स के मैं नहीं लिए क्योंकि इंटरेस्ट स्टूडेंट्स का कम था। तो खैर वो टेस्ट तो मैंने लेने हैं। वो टेस्ट के, उन टेस्टों के बाद इंशाल्लाह हमारे ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। उसका स्केड्यूल मैं शेयर कर दूंगा। यासिर करीम साहब के भी कुछ लेक्चर्स रहते होंगे। तो अब हमारा जो पढ़ने वाला सेशन था वो वाइंड अप हो जाएगा और हम टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस में क्या है जी? सबसे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, वो हमने सिंगल इक्वेशंस पढ़ी है। ठीक हो गया? सिंगल इक्वेशन में क्या था कि जिस तरह कंजम्पशन अल्फा प्लस बीटा और ये एरर था, इसको हम नॉन स्टोकोस्टिक वेरिएबल कहते थे। ठीक हो गया? इस इंडिपेंडेंस को। और ये ट्रूली एक्सोजीनियस था। ठीक है? यानी कि ट्रूली एक्सोजीनियस का मतलब ये था कि ये इंडिपेंडेंट ही रहता था। ये ऐसा नहीं होता था कि कुछ देर के लिए डिपेंडेंट बन जाता था। ये इसको हम रैंडम फिक्स्ड वेरिएबल्स भी कहते थे। और ये हमारा रैंडम था। ठीक हो गया? ये हमारे पास रैंडम टर्म थी। और ओएलएस में, सिंगल इक्वेशन मॉडल में, हम ये अज्यूम करते थे कि जो कोवेरिएंस है एक्स और म्यू के दरमियान वो जीरो होता है, यानी कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसको इफेक्ट करता है और ये इसको इफेक्ट करता है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी एक अजम्पशंस थी। ठीक है? ये कब अप्लाई होती है assumption? जब सिंगल इक्वेशन मॉडल होता है। पर हकीकत में क्या होता है कि वन वे कॉजेशन नहीं होता, यानी कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं होता। हकीकत में क्या होता है, टू वे कॉजेशन भी होता है। टू वे कॉजेशन। टू वे कॉजेशन क्या है? क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ऐसे भी हो सकता है प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। सम टाइम हम ये देखते हैं कि डिमांड जब बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ रही होती हैं। तो ये इनकी पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। तो ये फिर ट्रूली ट्रूली एक्सोजीनियस वेरिएबल नहीं रहा। ट्रूली यानी कि हकीकत में ये सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं रहा, बल्कि ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? टू वे कॉजेशन कहते हैं। ठीक है? जब ये टू वे कॉजेशन होता है ना, जिस तरह ये फंक्शन है मेरे पास, c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई म्यू। हम क्या फर्ज कर रहे हैं? कोवेरिएंस इनकम के दरमियान और एरर के दरमियान कोई कोवेरिएंस नहीं। हुआ क्या? इनकम इज अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन बन गया। ठीक हो गया? अब इधर हमने यहाँ तो ये पढ़ा था कि इनकम और रैंडम टर्म के दरमियान रिलेशनशिप नहीं है, पर इधर क्या कह रहे हैं कि ये भी इफेक्ट कर रही है इनकम को और ये रैंडम टर्म भी इफेक्ट कर रही है, यानी कि कोवेरिएंस इनकम और एरर के दरमियान जीरो के बराबर नहीं है। हमने यहाँ ये बात की कि ये जीरो के बराबर है, यहाँ ये हम बात कर रहे हैं ये जीरो के बराबर नहीं है। तो जो ये हमने एज्यूम किया था कि कोवेरिएंस एक्स और म्यू ये जीरो के बराबर है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एरर्स के दरमियान जो कोवेरिएंस था वो नहीं होता, पर यहाँ ये प्रूव हो रहा है कि ये वेरिएंस होता है। तो ये कब होता है? जब हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल इक्वेशन सिस्टम। ठीक है? जिसे हम साइमल्टेनियसली इक्वेशंस कहते हैं। वो कहता है हकीकत में होता क्या है कि हमारे पास सिंगल इक्वेशंस नहीं होती, बल्कि इक्वेशंस का एक सुमेशन होती है, जिसे हम इकोनॉमिक मॉडल कहते हैं। जैसे कि केन्जियन मॉडल है, जिसमें हम पढ़ते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, आई इज इक्वल टू आई नॉट
प्लस आई वाई, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ये नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम मॉडल है। ऐसे हम मल्टीपल इक्वेशन या साइमल्टेनियसली इक्वेशंस कह रहे हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहीं इंडिपेंडेंट है, और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट है। तो उनको हम अलग करेंगे और उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास हकीकत में होता क्या है, एक इक्वेशंस का सिस्टम होता है जिसे हम इकोनॉमिक मॉडल्स कहते हैं। पर अगर हम उस पर सिंगल इक्वेशन मॉडल लगा दें तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस consequences of simultaneous equation मॉडल। सबसे पहला इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जो आपने एस्टिमेट वैल्यू की है वो ट्रू वैल्यूज के इक्वल नहीं होती, यानी कि बाइस रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले हम जितने भी एरर्स अभी तक पढ़े हैं, ऑटो कोरिलेशन है, हेटेरोस्केडस्टी, उसमें बाइसनेस को कुछ नहीं होता। जब आपकी बाइसनेस डिस्टर्ब हो गई तो जो ये पैरामीटर हैं ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट होने के साथ साथ इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो ये इसकी एक कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। इसमें होता क्या है हकीकत में कि आपने रिग्रेशन लाइन, ये आपका ट्रू कंजम्पशन फंक्शन है फर्स्ट है, सी हैड डी प्लस बी वाई, ये ट्रूली था, ठीक हो गया। मगर ये कब आएगा, जब आप साइमल्टेनियसली इक्वेशन के जरिए कंजम्पशन की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। जब हम मॉडल पढ़ रहे होते हैं ना, ये हमारे पास सी की इक्वेशन होती है, फिर क्या होता है सी प्लस आई होता है, फिर क्या होता है सी प्लस आई प्लस जी। यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है। हमने ये कंजम्पशन की इक्वेशन अगर साइमल्टेनियसली इक्वेशन से हम फाइंड आउट करते हैं तो ये आ रही है, पर हम सिंगल इक्वेशन से हमने फाइंड आउट की तो सिंगल इक्वेशन से हमारी ये इक्वेशन, जिसमें हमारा इंटरसेप्ट भी डिफरेंट है और जो स्लोप है, जो बीटा की वैल्यू है, जाहिर सी बात है ये स्टीपर और ये क्या है फ्लैटर है। तो जो हमारी बाइसनेस थी वो क्या हो गई, इफेक्ट हो गई। जो पिछली हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी उसमें हमारी बाइसनेस इफेक्ट नहीं होती थी। तो इसमें आपने ये याद रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशंस, और जो ये प्रॉपर्टी है कोवेरिएंस एक्स और म्यू, अगर ये डिस्टर्ब हो तो हमारी जो बाइसनेस है, जो हमारी स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू ही हमारी ठीक नहीं आती। अब वो कहता है कि उसके ऊपर तो हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल लगा लिया था, CLS, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो जब साइमल्टेनियसली इक्वेशंस होगी तो फिर आप कौन से मेथड अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन फॉर द साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड्स या इक्वेशन सिस्टम, SEM ने इसको लिख दिया। तो इसमें सबसे पहले ILS मेथड लगाया जाता है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन मॉडल को। फर्ज करें आपके पास ये मॉडल दिया गया C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई, I इज इक्वल टू आई नॉट प्लस बी वाई, Y इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी। अब हमने इसके पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहला मेथड यूज किया जाता है उसे हम ILS कहते हैं। इसे इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड है। सेकंड है IV, IV मेथड, इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल सिस्टम। थर्ड होता है टू स्टेज, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसको हम 2SLS बोलते हैं।
फोर्थ होता है लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड, इसको LIML बोलते हैं। L फॉर लिमिटेड, I फॉर इंफॉर्मेशन, M फॉर मैक्सिमम, L फॉर लाइक्लीहुड मेथड। और जो पांचवा मेथड होता है उसको हम मैक्सिमम द मिक्स्ड एस्टिमेशन मेथड बोलते हैं। मिक्स्ड एस्टिमेशन मेथड बोलते हैं। छठे नंबर पर थ्री स्टेज इसी की एक्सटेंशन है, जो है हमने तीसरा मेथड लिखा हुआ है, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड, थ्री स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है। और पांचवे की एक्सटेंशन है, सॉरी चौथे की, ये जो हमारा लाइकली इसका लिमिटेड इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड था, इसी की एक्सटेंशन है फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड। ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं FIML, फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड। तो ये दो मेथड ये हैं, 5 मेथड ये हैं। जो ये पहले 5 मेथड हैं, इनको हम सिंगल इक्वेशन मेथड कहते हैं। और जो 3SLS है और FIML मेथड है, इसको हम मल्टीपल या साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड कहते हैं। इसको हम सिस्टम मेथड भी कहते हैं, मल्टीपल इक्वेशन मेथड भी कहते हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। अच्छा, जो ये पहले 5 मेथड है, ILS इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड, IV टू स्केल लीस्ट स्क्वायर मेथड, LIML मिक्स एस्टिमेशन मेथड, इसको सिंगल इक्वेशन मेथड इस वजह से कहते हैं कि मॉडल्स के अंदर जितनी इक्वेशंस है ये वन बाय वन तमाम इक्वेशंस के अलग अलग पैरामीटर्स को फाइंड आउट करता है। ठीक हो गया। और ये जो सिस्टम इक्वेशन मेथड है ये साइमल्टेनियसली इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। तो आपने इनको मेथड्स के जस्ट नाम याद कर लेने हैं कि सिंगल इक्वेशन मेथड कौन से हैं, क्योंकि इसके ऊपर आप सिंपल क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगर हम लगाएंगे तो हमारे बाइसनेस के प्रॉब्लम आएंगे। साइमल्टेनियसली इक्वेशंस के अंदर हम ये 7 मेथड यूज करते हैं। अच्छा, इनकी जो बेस है, बेस वही है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मेथड वाली। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन जो हमारे पास साइमल्टेनियसली इक्वेशन मॉडल दिया गया है उसके ऊपर कौन सा मेथड लगाया जाए? तो हम क्या करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन ये बताती है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है वेरिएबल्स की, इक्वेशंस की, इसमें प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स कितने हैं, डिटरमाइंड वेरिएबल अभी मैं बताता हूँ वो क्या होते हैं, उससे आप यूनिक सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं या नहीं। अगर यूनिक सोल्यूशन की तरफ आप चले जाते हैं, ठीक हो गया, पहले आप शनाख्त करेंगे कि आप यूनिक सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं या नहीं। यानी कि इसमें सबसे पहले हमने क्या करनी है, शनाख्त करनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। अगर आप जा सकते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफाई। हाँ जी, इसको हम प्रूव कर सकते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है उनके उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम ये मेथड लगा सकते हैं। दूसरा, अंडर आइडेंटिफाई। अंडर आइडेंटिफाई यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है हम उससे हम सॉल्यूशन गेट नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई की फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। पहली को हम कहते हैं एग्जैक्ट आइडेंटिफाई और दूसरा होता है ओवर आइडेंटिफाई। एग्जैक्ट आइडेंटिफाई अगर हो रहा है आपका साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड, उसके ऊपर आप ILS लगाते हैं। ठीक हो गया। अगर ओवर आइडेंटिफाई है तो फिर ये वाले मेथड लगते हैं, IV मेथड, टू स्टेज 2SLS मेथड, LIML मेथड या मिक्स एस्टिमेशन मेथड लगते हैं। ठीक हो गया। अगर एग्जैक्ट आइडेंटिफाई है तो उसके लिए ILS, ये सबसे फेमस मेथड, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड इसे हम कहते हैं।
ठीक है। अब लीस्ट स्क्वायर का जिक्र फिर वही आ रहा है, इनकी जो बेस है वो ये वही है जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमने पढ़ा था, मगर इसमें थोड़ी उन्होंने मॉडिफिकेशन की है कि हमारी जो बाइसनेस आती है ये इससे दूर हो जाए। ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मॉडल आइडेंटिफाई है या नहीं है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी? उसके लिए हमें कुछ मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था जब मैं सिलेक्ट हुआ था लेक्चर, तो उस वक्त मुझसे पूछा गया था कि जो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस के जो मॉडल्स हैं, इसमें ना हम 3 मॉडल पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल मॉडल कहते हैं उसे, दूसरा होता है रिड्यूस फॉर्म मॉडल, और थर्ड होता है रिकर्सिव मॉडल। रिकर्सिव मॉडल के बारे में उन्होंने मुझसे बात की। रिकर्सिव मॉडल, अच्छा सबसे पहले स्ट्रक्चर मॉडल की बात करते हैं। वो कहता है एक मॉडल दिया गया है C इज इक्वल टू A+A1 y t प्लस एरर IT इन्वेस्टमेंट B जमा B1 YT जमा B2 YT-1 प्रीवियस ईयर की इनका, और म्यूटी, और थर्ड है YT इज इक्वल टू CT IT। ये टाइम सीरीज को शो कर रहा है, इससे परेशान नहीं होना जी। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली क्वीन मॉडल। इसमें वो कहता है कि सबसे पहले तो आप इसमें ना अलग वेरिएबल करें, एंडोजीनियस वेरिएबल और प्री डिटरमाइंड वेरिएबल। एंडोजीनियस वेरिएबल्स वो उन वेरिएबल्स को कह रहा है कि जो डिपेंडेंट भी हैं और इंडिपेंडेंट भी। जैसे कि कंजप्शन है, ये इधर डिपेंडेंट है इधर इंडिपेंडेंट। इनकम इधर डिपेंडेंट है इधर, और इधर इंडिपेंडेंट है। इन्वेस्टमेंट इधर डिपेंडेंट है इधर इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। और फिर प्री डिटरमाइंड वेरिएबल, प्री डिटरमाइंड वेरिएबल उनको वो उनको कह रहा है जो ट्रूली एक्सोजीनियस है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट है, वो मिक्स रिजल्ट मिक्स शो नहीं हो रहे। उसमें हमारे पास ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और ये। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर पैरामीटर की डेफिनेशन क्या है इसमें? इनको ये जो ग्रीन मैंने किए हुए हैं, ये जो ग्रीन सर्कल किए हैं, ये हमारे एंडोजीनियस वेरिएबल हैं। ठीक हो गया। जो एंडोजीनियस वेरिएबल हैं वो फंक्शन है। एंडोजीनियस वेरिएबल किस चीज का फंक्शन है? एंडोजीनियस वेरिएबल्स का और प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स का। प्री डिटरमाइंड जो ब्लैक वाले सर्कल वाले हैं ना, और ये जो ग्रीन सर्कल वाले हैं, ये डिपेंडेंट भी है इंडिपेंडेंट भी है, इस वजह से एंडोजीनियस कह रहे हैं। तो ऐसा मॉडल जिसमें हमारे जो इंडोजीनियस वेरिएबल हैं वो किस चीज का फंक्शन होंगे? एंडोजीनियस का भी होंगे और प्री डिटरमाइंड का भी होंगे। उस मॉडल को हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल मॉडल कहेंगे। अब स्ट्रक्चर मॉडल की हम फॉर्म कैसे करते हैं? ये जो इंडोजीनियस वेरिएबल है इनको हम y से शो करते हैं, और जो प्री डिटरमाइंड वेरिएबल है उनको हम x से शो करते हैं, और जो इसके पैरामीटर होंगे उसको बीटा से शो करेंगे, और इसको हम गैमा से शो करेंगे। ठीक है। फर्ज करें हमारे पास जो c है इसको हम y1 लिखेंगे क्योंकि ये पहला वेरिएबल है। इसको हम y2 लिख देंगे, i को, इन्वेस्टमेंट को, और इसको हम y3 लिख देंगे। ये अगर हम कांस्टेंट ना भी लिखें तो हमारा गुजारा होता है। अब यहाँ पर y t है तो y t को हमने क्या नाम दिया? y3। और जो अल्फा 1 है इसको हम क्या लिखेंगे? बीटा लिखेंगे, क्योंकि इसके पैरामीटर को हमने बीटा का नाम देना है। अब ये पहला पैरामीटर है तो इसके साथ 1 लगा दूंगा। इक्वेशन कितनी है? 3 है, 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा, और ये एरर। ठीक हो गया। दूसरी की बात करते हैं, y2, बीटा को खत्म कर देंगे तो ये y2 की जगह, ये yt की जगह फिर y3 आ जाएगा। बीटा की जगह बड़ा बीटा ये सेकंड है, और ये 3 इक्वेशन है तो 2 3 आ जाएगा।
वाई टी, इसके लिए क्या वेरिएबल चूज किया है, एक्स। इसके साथ वाई टी की जगह मैं एक्स लिख दूंगा, ये पहला वेरिएबल है। और जो इसके लिए हमने चूज किया है पैरामीटर्स, वो है गैमा। तो ये दूसरी रो है और ये पहला था, तो इस वजह से इसको 1 लिख दिया, और ये साथ इसका एरर आ वाई थ्री आ गया इनकम की जगह। सी को हम क्या लिख रहे हैं, वाई वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई वन आ गया, और यहाँ पर वाई टू आ जाएगा। ये दूसरा प्री डिटरमाइंड वेरिएबल है, तो ये एक्स टू आ जाएगा। अब हम इसको पढ़ें तो यहाँ पर y फंक्शन है किस चीज का, एंडोजीनियस वेरिएबल्स का भी और प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स का भी। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको अगर लिखना चाहें स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर, तो स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर हम इसे कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर हम इसे लिखेंगे, हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं y1 y2 y3 x1 और x2, पहली लाइन में जाएं, y1 का जो पैरामीटर है वो लिख दें। y1 का पैरामीटर क्या है, 1 है। y2 इधर नहीं है, 0 कर देंगे। y3 है, ठीक है, y3 का पैरामीटर क्या है, b13, बट ये जब राइट साइड पर जाएगा तो ये माइनस b13 हो जाएगा। x1 और x2 नहीं है, तो इनकी वैल्यू 0 आ जाए। इसी तरीके से दूसरी लाइन में आ जाए, इधर आपको y1 नजर नहीं आएगा, तो y की 0 हो जाएगी वैल्यू, y2 की 1 हो जाएगी, y3 की माइनस बीटा 2 3, क्योंकि जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और x1 की क्या हो जाएगी, x1 की ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस गैमा 2 1, x2 इधर नहीं है। अच्छा जी, y1 -1, क्योंकि इधर आएगा माइनस हो जाएगा, y2 -1, y3 1 है, ये 0 है, और ये भी -1 है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म आ गई। अब हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है कि इसकी शनाख्त हो भी सकती है या नहीं। आइडेंटिफिकेशन चेक करने के दो रूल होते हैं, दो उसकी कंडीशन होती है। पहला होता है हमारे पास ऑर्डर रूल, और दूसरा होता है रैंक रूल। ऑर्डर रूल में हम क्या करते हैं, k माइनस एम ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए g-1 से। k का मतलब है नंबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, के वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, देख लें जी। आपके पास वेरिएबल c है, इनकम है 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल्स हैं आपके पास। नंबर ऑफ वेरिएबल्स के कितने हो गए, 5 हो गए। अब ये मैं पहली इक्वेशंस की फर्ज करें आइडेंटिफिकेशन चेक करना चाहता हूँ। पहली इक्वेशन ये है मेरे पास, उसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2, ये दो वेरिएबल्स हैं। m कितने हो गए मेरे पास, 2। g होता है नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन मेरे पास कितनी है, 1 2 3, 3 इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को पुट कर दूंगा कि पहली इक्वेशंस की मैं आइडेंटिफिकेशन चेक कर रहा हूं, तो उसके वेरिएबल्स 5 हैं। m उस स्पेसिफिक इक्वेशंस के अंदर कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 1 2 3, ये 3 आ गई, तो 5 में से 3 गए, 2, g-1 है, तो ये क्या आ गया, 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो इसको क्या कहूंगा, आइडेंटिफाई है पर एग्जैक्ट है। ठीक हो गया। अगर सपोज डैट ये जवाब आ जाता 3 ग्रेटर देन है 2 से, यानी कि ये साइड बड़ी होती, तो इसे मैं ओवर आइडेंटिफाई करता। ठीक हो गया। अगर जवाब आ जाता 1 लेस देन 2, यहाँ 1 आ जाता, और यहाँ पर इसे मैं क्या कहता, अंडर आइडेंटिफाई, इसका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। अब जिस तरह ये 2 by 2 आया है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाई है, तो इसके ऊपर मैं कौन सा मेथड लगा दूंगा, ILS मेथड लगाऊंगा, जो मैंने मेथड बताया। ओवर आइडेंटिफाई के ऊपर हमारे पास IV मेथड है, 2SLS है। ठीक हो गया, और बाकी मेथड्स भी मैंने आपको बताए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मॉडल के अंदर क्या होता है, हमारा जो एंडोजीनियस वेरिएबल है वो एंडोजीनियस वेरिएबल्स का और प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स का फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो अगली एक्सटेंशन है वो रिड्यूस फॉर्म है। रिड्यूस फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिड्यूस फॉर्म की डेफिनेशन ये है कि जो एंडोजीनियस वेरिएबल है वो फंक्शन होते हैं प्री डिटरमाइंड वेरिएबल। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि y
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये y1 है, y2 है, y3 है। तो इधर हमारे पास गैमा पाई इसके पैरामीटर्स के लिए वो पाई यूज करता है। फंक्शन ऑफ yt माइनस वन प्लस जी टी वाई टी माइनस वन जी टी, यानी कि ये मेरे पास क्या है, प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स। और ये सारे के सारे क्या है, y1 y2 y3, ये है y1 y2। ये प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स का फंक्शन हो। जब आपका इंडिजिनियस वेरिएबल इज ओनली फंक्शन ऑफ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल इज कॉल्ड रेड्यूस फॉर्म। ठीक हो गया। रिकर्सिव मॉडल क्या होता है? रिकर्सिव मॉडल ऐसा मॉडल होता है जिसमें हम पहली अगर इक्वेशन लिखें कि y इज अ फंक्शन ऑफ y t माइनस वन और जी टी, पहला जो इसकी इक्वेशन होगी वो रिड्यूस फॉर्म मॉडल इक्वेशन y t माइनस जी टी। जो प्रीवियस वाला इंडिजिनियस वेरिएबल है वो इधर प्री डिटरमाइंड वेरिएबल बन जाएगा y1। इसी तरीके से y3 इज अ फंक्शन ऑफ yt माइनस वन जी टी y1 और ये पीछे वाला y2, इस तरह ये चलता चला जाएगा। तो रिकर्सिव मॉडल के अंदर क्या होगा, रिकर्सिव मॉडल्स के अंदर कि पहली इक्वेशंस के अंदर जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशंस होंगी वो सिर्फ और सिर्फ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल होंगी। प्री डिटरमाइंड वेरिएबल में उन वेरिएबल्स को कह रहा हूँ वो जस्ट जो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है। जो मिक्स है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, उनको उसने इसमें एंडोजीनियस वेरिएबल्स की टर्म यूज की है। ठीक हो गया। तो ये इसके तीन मॉडल हैं। अब ये मॉडल हमने पढ़े क्यों हैं? ये मॉडल हमने इस वजह से पढ़े हैं कि जो हमने फर्दर मॉडल्स जो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हमने मॉडल पढ़े हैं, ILS मेथड है और उसमें टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड है, IV मेथड है, उनके अंदर ये सारी चीजें यूज होती हैं। ये थोड़ा डिटेल से इस वजह से बताया, ये बेस थी। और अच्छा जी, अभी मैं इसकी रैंक कंडीशन बताना भूल गया। रैंक कंडीशन में क्या होता है? रैंक कंडीशन में हम क्या करते हैं, सपोज दैट मैंने फाइंड आउट करनी है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को फाइंड आउट करने के लिए पहली तो ऑर्डर कंडीशन हो गई के माइनस एम। ये 2015 में एमसीक्यूज आया था। जिन्होंने 2015 का पेपर दिया उन्हें पता होगा कि उसने पूछा हुआ था कि आइडेंटिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। सेम यही लिखा हुआ था, के माइनस एम ग्रेटर देन या इक्वल टू जी माइनस वन। ये एमसीक्यूज पेपर में आ चुका है। ठीक है। अब रैंक कंडीशन में क्या करते हैं, जिस इक्वेशंस की आपने रैंक फाइंड आउट करना है, ये मेरे पास तीन इक्वेशन है, एक दो तीन। मैं चाहता हूं कि मैं सेकंड की फाइंड आउट करूं। सेकंड वाली इक्वेशंस को मैं स्ट्राइक आउट कर दूंगा, और कौन कौन सी इसमें से स्ट्राइक आउट करूंगा जो नॉन जीरो है। ये भी जीरो नहीं है, इसको भी स्ट्राइक आउट कर दूंगा। ये भी जीरो नहीं है, इसको भी स्ट्राइक आउट, ये भी स्ट्राइक आउट, ये भी स्ट्राइक आउट। अब पीछे क्या बच गया? बच गया वन माइनस वन, जीरो और माइनस वन बच गया। वन देखें, जो जो जीरो थी उन कॉलम को मैंने रहने दिया, और जो नॉन जीरो थी उनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसी तरह दूसरे की सपोज दैट मैं आइडेंटिफिकेशन फाइंड आउट कर रहा हूं, तो उसको भी मैंने कैंसिल कर दिया। तो क्या बच गया, वन जीरो माइनस। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, माइनस माइनस वन, और ये हो जाएगा जीरो, जो आपके आ गया माइनस वन। माइनस वन बराबर नहीं है जीरो के। तो हमारी पहली कंडीशन भी पूरी हो गई कि के माइनस एम ग्रेटर देन या इक्वल टू जी माइनस वन है। और दूसरा हमारा जो डिटर्मिनेंट कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड हो गई। इट मींस कि हम अब ये एग्जैक्ट आइडेंटिफाई आया है, तो हम इसके ऊपर ILS मेथड को लगाकर इसके जो पैरामीटर हैं अल्फा, ये फाइंड आउट करेंगे। और जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो ट्रूली हमें रिजल्ट देंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो स्लोप है या जो क्या कहते हैं उसे इंटरसेप्ट है उसको चेंज कर। अब आप वीडियो बंद कर लें अगर किसी की वीडियो चल रही है, क्योंकि मैं अब स्लाइड शेयर करने लगा हूँ आपसे। हाँ जी, मुझे बताएं, स्लाइड नजर आ रही है आपको?
हाँ जी, इसमें ये होता है कि कई चीजें अगर आपने पहली दफा पढ़ी हैं, क्योंकि ये तो डिटेल से नहीं पढ़ा रहे, फिर भी कोशिश करते हैं कि आपके एमसीक्यूज इसमें से कवर हो जाए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते, पर 2015 में ये सवाल आए हुए थे। मेरा काम है आप लोगों को इन चीजों पर इंट्रोडक्शन करवा देना कि चलें, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको हाउ ना हो कि कौन सी अजम्पशन वायलेट हो रही है, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले जी ये आइडेंटिफिकेशन एंड साइमल्टेनियस सीक्वेंस, उसमें ये बताया हुआ है इसमें द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्केल ऑफ सिंगल इक्वेशन। ये मैं आपको चीजें बता चुका हूँ, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है ना स्लाइड्स में वैसे ही लिखी हुई हैं। अगर आप ये गुजराती की बुक से पढ़ना चाहें तो गुजराती की बुक से पढ़ लें, और ज्यादा बेहतर ये और सेंग इसकी बुक में लिखा हुआ है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए टू वे पोजीशन का भी मैंने बताया इसमें, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशंस, ठीक हो गया। A system describing the joint independence of variable is called system of simultaneous equations, ठीक हो गया। एग्जांपल्स दी गई है इसमें, जब आप डिमांड सप्लाई का मॉडल यूज करते हैं उसमें भी मल्टीपल या सिस्टम इक्वेशन होती है। केन्जियन मॉडल है, आईएसएलएम मॉडल है, जितने भी आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है वो सबके सब सिस्टम इक्वेशन होते हैं, सिंगल इक्वेशन नहीं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन, यानी कि आपको ये तो याद रहेगा कि अगर साइमल्टेनियसली इक्वेशंस का है तो उसके अंदर बाइसनेस का प्रॉब्लम पाया जाता है, जिसकी वजह से वेरिएबल आपका इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और ये भी पेपर में एक बार आ चुका है, शायद एफपीएससी में आया था या किसी कैट के टेस्ट में आया होगा। अच्छा जी, वेरियस मॉडल ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर मॉडल होता है, रेड्यूस फॉर्म मॉडल होता है, और रिकर्सिव मॉडल होता है। रिकर्सिव मॉडल का मैं आपको बता चुका हूँ, मुझसे पूछा भी गया था ये। तो स्ट्रक्चर मॉडल वही मॉडल्स जो मैंने अभी पढ़ाया है, तो उसको स्लाइड में मैंने लिखा भी हुआ है, उसको ये सॉल्व भी कर दिया है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको, अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते, ये स्लाइड्स भी पढ़ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका एमसीक्यूज तो सॉल्व हो जाएगा। रिड्यूस फॉर्म में देखें, जिस तरह मैंने बताया था कि रिड्यूस फॉर्म में हमारा जो एंडोजीनियस वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स के फंक्शन होते हैं, yt-1 और gt का फंक्शन लिखा हुआ है। रिकर्सिव में हम देखें, पहली इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल है x, यही शो कर रहा है, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x1 x2 और आखिर में y1 भी लिखा हुआ है। तो हर इक्वेशन के अंदर जो प्रीवियस हमारे एंडोजीनियस वेरिएबल है वो इसके अंदर शामिल होते जाएंगे, तो ये रिकर्सिव मॉडल बन जाएगा। आइडेंटिफिकेशंस को डिफाइन किया मैंने, a model of equation will be identified that all structure parameter can be determined with the help of reduced form। अब ये स्ट्रक्चर पैरामीटर मैंने आपको पढ़ाए बता दिए, और रिड्यूस फॉर्म भी आपको बताई है। इक्वेशन आइडेंटिफाई, उसकी टू टाइप्स हैं, अंडर आइडेंटिफाई, एग्जैक्ट आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई की फर्दर दो टाइप्स आ जाती है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाई और ओवर आइडेंटिफाई। अब ये रूल्स हैं इसके, पहला ऑर्डर कंडीशन है, दूसरी रैंक कंडीशन है, तो जी का भी आपको बता दिया, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल के वेरिएबल इन ए पर्टिकुलर इक्वेशंस को एम कहते हैं। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, अगर आपके पास 2015 का पेपर होगा तो आप उसमें देख सकते हैं कि एज इट इज ये इक्वेशन उसने पूछी हुई है, k माइनस एम इक्वल टू जी माइनस वन। रैंक कंडीशन को भी मैंने आपको समझा दिया है, तो ये लिखा भी हुआ है जी, k minus exclude variable, total number of equation, under identify, exact identify, over identify, ये इक्वेशंस भी आपके सामने है। और ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, जो मार्केट इक्विलिब्रियम मॉडल है। पहले क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस 1 प्राइस 2 इनकम टेस्ट, क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ P1 P2 C है, और कॉस्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और टी से मुराद इधर टेस्ट है या टाइम ट्रेंड है। और फिर उसको अप्लाई किया हुआ है k माइनस एन पर, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 इज इक्वल टू, इधर ये भी एग्जैक्ट आइडेंटिफाई आ रहा है। फिर नीचे जो वेरिएबल्स हैं उनको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा गया है। दूसरी इक्वेशन या जिस इक्वेशन की इसने आइडेंटिफिकेशन फाइंड आउट किया है उसको स्ट्राइक आउट करेगा, और जो नॉन जीरो वेरिएबल्स हैं उनको स्ट्राइक आउट करेगा। और यहाँ पर उसने डिटर्मिनेंट्स भी लिया हुआ है जो कि नॉन जीरो आ रहा है, इट मींस कि इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये सारे उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं। इनडायरेक्टली स्क्वायर मेथड,
method, instrument, variables, two series case, limited information, maximum likelihood method, the mixed estimation method. पहले 5 मेथड, फर्स्ट जो सिंगल इक्वेशन मेथड है और आखिरी 2 सिस्टम इक्वेशन मेथड है। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो ये मेथड्स लिखे हुए हैं। अब ये बताया हुआ है ILS एग्जैक्ट आइडेंटिफाइज को करता है, 2SLS एग्जैक्ट और ओवर दोनों पे हो जाता है, बाकी सब ओवर आइडेंटिफाइज के मेथड। ये थोड़े प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज आपको दे दिए गए हैं कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहें, consequences of simultaneous equations by इसमें आ जाता है। ILS is a single equation method, 2SLS ये एग्जैक्ट भी हो जाता है और ओवर भी, दोनों आ जाएंगे, C आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन हैज टू कंडीशन, ठीक हो गया। इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल ओवर आइडेंटिफाई। तो इस तरह की क्वेश्चंस, ये डिफरेंट मैंने जो एमसीक्यूज बनाए हैं डिफरेंट साइट्स पर इससे सुने हैं या खुद ये जनरेट किए हैं या प्रीवियस पेपर्स के हैं, तो इनको आप काइंडली लाजमी देख लिया करें। और ये जो मैं हर पेपर के एंड पर कुछ जनरल नॉलेज होता है, तो ये भी आप लाजमी देखा करें। इससे ये होता है कि चलें कोई ना कोई एमसीक्यूज अगर आ जाता है तो हमें 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जी आज ये मेरा लास्ट लेक्चर था इकोनोमेट्रिक्स का। अब मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह टेस्ट शेड्यूल शेयर कर दूंगा, और जो इसके टेस्ट रहते हैं, जिस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशंस का नहीं हुआ, ऑटो मल्टी का नहीं हुआ, और बस स्टैट का मैंने एक ही टेस्ट आपसे लिया है। वो इस वजह से लिया है, उसको किसी ने सॉल्व नहीं किया, फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं और टेस्ट आप लोगों से लूं। तो फिर मैंने यही प्लान किया था, क्योंकि माइक्रो के तो मैंने आपसे हर चैप्टर के एंड पर मैं टेस्ट लेता हूँ, और ये मुझे किसी ने नहीं शेयर किया। खैर 1-2 ने किया होगा, ज्यादा लोगों ने नहीं किया। तो फिर मैंने यही प्लान किया कि मैंने कहा शायद ये सुस्त हो गए हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ टाइम के बाद फिर मैं उनके साथ शेयर करूंगा। ठीक हो गया जी, क्लास एंड होने वाली है। सर यासिर का मैसेज आपको आ ही गया होगा।